नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपनी इस कक्षा में। अपन ने पिछले वीडियो तक, पहले वीडियो में, शुरू के 2 वीडियो में अपन ने संख्या पद्धति के बारे में, स्थानीय मान, 1 करोड़ तक की संख्याएं, इनके बारे में। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कुल मिलाकर आपके पास 6 यूनिट है। तो कुल मिलाकर आपके पास जो 6 यूनिट है, मैं उनमें से आपको कुछ बता देता हूँ कि 6 यूनिट में से जो 6ठी यूनिट है वो तो है शिक्षण विधियों से रिलेटेड। अब जो यूनिट्स पीछे रहती है उनको अपन देखते हैं 5 यूनिट में। तो पहली जो यूनिट थी वो थी 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। तो अपन ने संख्या पद्धति में देखा था कि संख्याओं के स्थानीय मान की तुलना करना, जातीय मान ज्ञात करना, उनका अंतर ज्ञात करना, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना। इसके बाद गणित की मूल संक्रियाएं। गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये अपनी गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो ये थी आपकी पहली यूनिट। जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर भिन्न की अवधारणा दे रखी है। तो भिन्न के प्रकार, पहले तो तीनों प्रकार की भिन्न, 3 प्रकार की भिन्न के बाद में आपके सिलेबस में कहा है उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्न की तुलना और मिश्र भिन्न। इसके बाद असमान हर वाली उचित भिन्न की तुलना, यानी जो भिन्न की अपन ने तुलनाएं की थी, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, वो वाली। उसके बाद भिन्नों की जोड़ और बाकी, भिन्न को आपस में जोड़ना और भिन्न को आपस में घटाना। अब अपन इससे आगे शुरू करते हैं। आज अपन करते हैं अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। इनकी थोड़ी परिभाषा मैंने पहले वीडियो में बताई भी थी आपको कि अभाज्य संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है। उनको अपन आगे और डिस्कस करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं और लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। ये चीजें आज के अपन इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो क्विज का सेक्शन है उसमें आज शाम तक 20-20 क्वेश्चन के स्लॉट की 8 या 10 क्विज अपलोड होने वाली है। 12 क्विज बनाई हुई है। तो हो सकता है आज ये सारी अपलोड हो जाए या 1 या 2 दिन के अंदर अंदर क्विज पहले अपलोड हो जाएगी। इसके बाद क्विज में क्या होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई टॉपिक वाइज क्विज है, सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स में है। तो आपको मिक्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे और जो पीडीएफ है उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पीडीएफ में हो सकता है 1 या 2 दिन का समय लग जाए, लेकिन जो क्विज है वो मिक्स क्विज है और जल्द ही आपको, यानी आज शाम तक आपको क्विज मिलना स्टार्ट हो जाएगी और कल तक सारी की सारी क्विज अपलोड हो जाएगी। तो लगभग आपके पास 250 से 300 क्वेश्चन होंगे करने के लिए क्विज में। और जो आपका पीडीएफ फाइल का सेक्शन होगा वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे पीडीएफ में नहीं बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो जो अपना टेलीग्राम चैनल है यस गुरु नाम से, जिस पर डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम वाला, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। आपको जैसे आप दोपहर में मैसेज करते हो तो शाम तक जैसे भी समय मिलेगा उस समय तक आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज अपन अब शुरू करते हैं अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। इनकी सबसे पहले परिभाषाएं देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है और संयुक्त संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड संभव नहीं होते, या अपन दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, वे अपनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके अपोजिट आती है संयुक्त संख्याएं। तो जो संयुक्त संख्या होती है जिनके अपने पास गुणनखंड हो सके, भाज्य संख्याएं भी होती है, वो अपनी संयुक्त संख्याएं हैं। अब जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके तो गुणनखंड अपन कर नहीं सकते। पीछे जो अपने पास रहती है संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या, तो इनके अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि या भाग विधि। मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी संख्या है 24। अपन ने संख्या को ले लिया 24। अब जो 24 अपनी संख्या है इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि किसका भाग जाता है। सबसे पहले
24 में अपन 2 का भाग लगा सकते हैं, और 24 में यदि अपन 2 का भाग लगाते हैं तो 24 में 2 का भाग लगाया 12, वापस 2 का भाग लगाया 6, 2 का भाग लगाया 3 और 3 का भाग लगाया 1। तो जो संख्या अपने पास 24 थी, 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इंटू में 3। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा में 3। ये अपने अभाज्य इनके गुणनखंड हो गए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या आती है 64, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यदि अपन 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 का भाग लगाया, 2 का जब भाग लगाएंगे तो अपने पास आया 32, वापस 2 का भाग लगाया तो अपने पास आया 16, फिर अपन ने 2 का भाग लगाया अपने पास आया 8, फिर 2 का भाग लगाया अपने पास आया 4 और फिर 2 का भाग लगाया अपने पास आया 2 और 2 का भाग लगा दिया 1। ये अपन ने इसके गुणनखंड किए। अब देखिए इस गुणनखंड को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं कि 64 बराबर 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 आया है तो इसे अपन लिख देंगे 2 की घात 6। अब एक अपन बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे अपन ने लिया 445। सबसे पहले अपन जांच करेंगे कि क्या इसमें 2 का भाग जाता है, तो इसमें देखिए 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि अंतिम अंक 5 है। फिर अपन देखेंगे कि 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग लगाने के लिए 4 और 4 8, 8 और 5 13, अंकों का योग हुआ 13 और 13 में 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब किसकी बारी आती है, 2 3 और इसके बाद आया 5, 5 का भाग लगाते हैं। 5 का जब अपन ने भाग लगाया तो 8 पंजे 40, पीछे रह गया 9, 89। अब 89 में किसी का भाग जाता है क्या, 89 में किसी का भाग नहीं जाता। 89 एक अभाज्य संख्या है तो यहां आ गया 89 और ये हो गया 1। तो अपने पास 445 जो था इसके गुणनखंड आ गए 5 गुणा 89। तो ये थे अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड के बाद अपन ज्ञात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब बारी आती है एलसीएम और एचसीएफ की। इसे आप लैसअप है ऐसा कुछ कहते हैं, ये मैसअप है समथिंग। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहली बात ये कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम अपने पास वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है, तो वो होगा अपना एलसीएम। दूसरी बात आई एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या का दी गई संख्याओं में भाग जाता है। नाम उल्टा है, अगर आप एचसीएफ ज्ञात करोगे तो संख्या जो आएगी वो छोटी आएगी, अगर एलसीएम ज्ञात करोगे तो संख्या जो आएगी वो दी गई संख्याओं से बड़ी आएगी। पर कहते क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है वो उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग जाए वह उसका एचसीएफ होता है। अब देखिए एलसीएम, अपन एलसीएम निकालने की दो विधियों के बारे में देखते हैं। एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है, दोनों लगभग सिमिलर है। तो अपन संख्या ले लेते हैं। अपन ने मान लीजिए एक संख्या तो ली 32 और एक संख्या ले ली अपन ने 72। ये दो संख्याएं हैं। आपको इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यदि आप
32 के टुकड़े करते हैं, 32 2 का भाग लगाया, पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं। 2 का भाग लगाया 16 आया, 2 का भाग लगाया 8 आया, वापस 2 का भाग लगाया 4, 2 का भाग लगाया 2, वापस 2 का भाग लगाया 1। तो जो अपना 32 था, 32 को अपन ने लिख लिया 2 की घात 5, तो ये हो गया 2 की घात 5। इसके बाद 72 72, 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 का जब भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाया आया 36, वापस 2 का भाग लगाया तो आया 18, फिर से 2 का भाग लगाया तो आया 9, और फिर 3 का भाग लगाया तो आया 3, 3 का भाग लगाया 1। तो ये अपने पास इस संख्या के गुणनखंड आ गए। तो 72 को अपन क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी आ गई, 1 2 और 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ये अपने पास इनके गुणनखंड आ गए। अब अपन गुणनखंड विधि का फायदा यह है कि इनसे अपन एलसीएम और एचसीएफ एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। एक साथ किस प्रकार, पहले अपन एलसीएम देखते हैं। एलसीएम जब देखेंगे तो आप ये देखिए, सबसे पहली संख्या क्या है, 2, घात को एक बार छोड़ दीजिए, पहले में इतना ही आया है। दूसरी लाइन में चलिए, 2 था अपने पास आ गया। अब इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है, बड़ी घात 5 है, तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2, यानी एलसीएम में जितनी भी संख्याएं थी अपन ने सारी की सारी संख्याएं लिख दी। ये तो आया एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है। तो दोनों में यदि अपन देखें तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो है 2 की घात 3, या ऐसा देख लीजिए जो कॉमन नंबर है वो 2 है और 2 की कम से कम घात कितनी है, 3। अब यहां पर एलसीएम देखते हैं कितना आया, तो 2 की घात 5 तो हुआ 32 और गुणा आ गया 9। तो 32 गुणा 9 जब अपन करेंगे तो अपने पास आएगा 288। 32 को अपन ने 9 से गुणा किया तो 288। 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना आ गया अपने पास, 2 की घात 3 आ गया 8। तो अपना जो एलसीएम है वो तो है 288 और एचसीएफ जो है वो है अपने पास 8। अब एलसीएम और एचसीएफ का संख्याओं से भी कुछ ना कुछ संबंध होता है। वो संबंध क्या है वो देखिए। एलसीएम 288 है, एचसीएफ 8 है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणा, यानी कि a गुणा b, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो a गुणा b, a और b अपनी दोनों संख्याएं हैं। संख्याएं क्या थी, 32 और 72। तो 32 गुणा 72 बराबर एलसीएम कितना है, 288 है और एचसीएफ कितना है, 8 है। तो ये जब बराबर होगा तो अपन गुणा करके देखते हैं कि अगर अपन 32 को 72 से गुणा करें तो 2 × 2 हो गया 4, ये 6, 4 1 22, यह आया 2304। तो यहां आ गया 2304 बराबर, इनका भी अपन गुणा करके देखते हैं तो 8 × 8 64, 6 70 का 0 7, 8 दूनी 16 और 7 23, दोनों समान आ गए। और दोनों जब समान आ गए यानी आपका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणा के। अब यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे इसी को अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं
कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम तो आपके पास है 288 और एचसीएफ आपके पास है 8। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया, एलसीएम 288 और एचसीएफ दे दिया 8। इसके बाद यदि एक संख्या है वो 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 288 और 8 है, यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए अपने पास एलसीएम और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या दे दी, तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर किसके है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये अपने पास फॉर्मूला है a गुणा b बराबर एलसीएम और एचसीएफ के। अब आप देखिए पहली संख्या आपके पास 72 है तो पहली संख्या अपने पास आ गई 72 गुणा b का मान अपने पास है नहीं तो ये लिख दिया b बराबर एलसीएम कितना था 288 और एचसीएफ कितना है 8। तो यहां देखिए b बराबर 288 गुणा 8 और डिवाइड बाई भाग किसका लगा देंगे, भाग लगा देंगे 72 का। अब देखिए अगर अपन भाग लगाते हैं तो 8 का भाग 72 में 9 बार गया तो 288 बटा 9, 9 का भाग 288 में तो 9 × 27, एक बाकी रहा 9 दूनी 18, तो दूसरी संख्या आ गई 32। तो ये था एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, एक विधि अपन ने देखी। अब अपन दूसरी विधि पर चलते हैं। दूसरी विधि जो है वो है अपनी भाग देकर ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्याएं आ गई 32, 42 और 54, तीन संख्याएं हैं। अब तीन संख्याओं से इस बार अपन दोनों विधियां काम में लेते हैं। पहले अपन इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम यदि ज्ञात करेंगे तो 32, 42 और 54, सबसे पहले 2 का भाग लगाया। 2 का भाग जिस संख्या में जाता है उसको तो आप लिखते भाग लगाते जाओ, और नहीं जा रहा है तो उसको खाली छोड़ दो। तो यहां अपन एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं और इसी विधि से एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले 2 का भाग लगाया। 2 का भाग किस में गया, 32 में 16, 42 21 और ये आ गया 27। तो क्या 2 का भाग सब में गया है? यदि किसी संख्या का भाग सब में जाता है तो उसको आप एचसीएफ के कॉलम में लिख दीजिए, और यदि नहीं जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। अब 16 की बारी। 2 का भाग वापस लगाया। 8 ना तो 21 में गया ना ही 27 में गया, और जब दोनों में ही नहीं गया तो अपन एचसीएफ में कुछ नहीं लिखेंगे। वापस 2 का भाग 4, 21, 27। अब अपन ने लगाया वापस 2 का भाग 2, 21 और 27। फिर से 2 का भाग 1, 21 और 27। अब अपन 3 का भाग लगाते हैं। तो 3 का यदि भाग लगाएंगे तो देखिए 1 में तो जाना नहीं है, छोड़ दो। 21 में गया 7 बार और 27 में गया 9 बार। तो क्या 3 का भाग सब में गया था? नहीं गया। तो एचसीएफ कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। एचसीएफ कॉलम में तभी लिखना है जब सब में भाग जा रहा है। इसके बाद भाग लगाते हैं वापस 3 का, तो 1, 7, 3। वापस 3 का भाग लगाया 1, 7 और 1, और फिर अपन 3 का 7 का भाग लगा देते हैं तो सब जगह आ गया 1, 1 और 1। ये अपने पास सारे इसके गुणनखंड आ गए।
तो अब एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में 2 की घात देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात देखिए कितनी हो गई, 1 2 और 3, तो 3 की घात 3 गुणा फिर क्या है 7 है, तो एलसीएम तो आ गया 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 और गुणा में 7, और एचसीएफ कितना है एचसीएफ है 2। इसको अगर आप हल करेंगे 2 की घात 5 तो हो गया एलसीएम 32 गुणा 27 गुणा 7, इसको अपन गुणा करते हैं तो 49 का 9 4 189 32, और 189 को 32 से गुणा किया, 18 का 8 1 और ये आ गया 37, 27 का 7 2 54 55 56, 8 14 0 6 0 4 8 6048, ये अपने पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर गुणनखंड काम में लेते कि सबके गुणनखंड करते तो अपन देखते हैं क्या क्या आता है। तो गुणनखंड के अंदर तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 32 है तो सबसे पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड किए। 32 के यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 16 आया, 8 ये आ गए 32 के अभाज्य गुणनखंड। यानी आपने 32 को लिख दिया 2 की घात 5, ये 32 के गुणनखंड आ गए। अब करते हैं 42 के। 2 का भाग दिया 21 आया, 3 का भाग दिया 7 आया, 7 का भाग दिया 1 आया, तो 42 जो था इसको अपन ने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 7। इसके बाद 54, 2 का भाग लगाया 27 आया, 3 का भाग लगाया 9 आया, 3 का भाग 3, तो अपने पास 54 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 की घात 3। ये अपन ने सबके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अपन इनका एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एचसीएफ। तो ये देखिए तीनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन नंबर आ रहा है 2, और 2 की न्यूनतम घात जो है वो कितनी है, 2 की न्यूनतम घात 1 है, तो ये आ गया 2। इसके बाद अपन देखते हैं एलसीएम। एलसीएम की यदि अपन बात करें तो एलसीएम के अंदर सबसे पहले आप ये देखिए सबसे पहला नंबर क्या है 2, तो ये 2 लिख दिया। अभी अपन घात नहीं लगाएंगे, घात अंत में लगाएंगे। 2 के बाद में आता है 3 और 3 के बाद आया है 7। जितनी भी संख्याएं थी सबको यहां लिख दिया। अब आप देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी है, तो 2 की अधिकतम घात 5 है, तो 2 की घात 5। 3 की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो 3 की घात 3, और 7 की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो 7 की अधिकतम घात आई 1। इनको जब हल करेंगे तो ये आ गया 32, 27 और 7, और इनका गुणा अभी अपन ने किया था 6048। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब यदि आपके पास 2 ही संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो उनका एक विधि और है, वो भी अपन देख लेते हैं कि वो विधि क्या है। यदि आपके पास केवल 2 संख्याएं हो और उनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है
तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास संख्याएं हैं जैसे 16 और 76, ये दो संख्याएं हैं और आपको इनका HCF ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी का भाग लगाएंगे। तो बड़ी संख्या है 76, छोटी कौन सी है 16। 16 का भाग यदि 76 में लगाते हैं तो 4 बार गया 64 आया, पीछे रहा 2 और 1, 12 आ गया। अब 12 का भाग लगाना है पहले जिसका भाग लगाया था यानी 16 में। 12 का भाग 16 में गया एक बार, तो यहां आ गया 12 और यहां कितना रह गया 4। 4 का भाग 12 में लगाएंगे, प्रोसेस वही है जिसका आप पहले भाग लगाते हो, वापस उसी में भाग लगाते हुए चलना है। तो 4 का भाग यदि अपन 12 में लगाएंगे, 3 बार भाग गया और शेषफल आ गया 0। यह काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। 4 का भाग लगाया, शेषफल कितना आया 0। आपने सबसे अंत में भाग किसका लगाया है, सबसे अंत में आपने भाग लगाया है 4 का। सबसे अंत में यदि आपने 4 का भाग लगाया है तो इसका जो इसका जो HCF होगा, HCF हो जाएगा 4। HCF अपने पास आ गया इसका 4। अब 4 HCF आया, अपन दूसरी विधि और लगा के देखते हैं कि यदि अपन 16 के गुणनखंड करेंगे तो 16 के गुणनखंड आएंगे 2 की घात 4। 16 के गुणनखंड आ गए। 76 के यदि गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 2 की घात 2 गुणा 19। ये 76 के गुणनखंड आए। तो दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर है 2 और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की न्यूनतम घात है 2। तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4। तो दोनों विधियों से HCF अपना कितना आया है 4 आया है। तो ये था संख्याओं का LCM और HCF। अब LCM और HCF के अंदर आपको घात जो होती है, संख्या की जो घात लगी हुई है, उसका भी LCM HCF जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया। अब घात के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो कि अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऐप से संबंधित या फिर कोर्स से संबंधित या आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप ग्रुप में नहीं करते हैं तो ग्रुप में तरुण प्रजापति नाम से मेरी आईडी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तरुण प्रजापति नाम से एडमिन पे है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।